हेलो एवरीवन। हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेखक वृंदावन लाल वर्मा का पाठ शरणागत। शरणागत एक सामाजिक कथा है जो जाति प्रथा के ऊपर बनी है। लेकिन पाठ से पहले आइए चलिए जान लेते हैं लेखक के बारे में। श्री वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 9 जनवरी 1889 को मऊरानीपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सन 1909 में इनका नाटक सेनापति उदल छपा, परंतु यह पराधीनता का युग था, इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे जब्त कर लिया गया। सन 1920 तक ये छोटी छोटी कहानियाँ लिखते रहे। 1921 में निबंध लेखन प्रारंभ किया। वर्मा जी ने अनेक प्रकार के उपन्यासों की रचना की, जिनमें मृगनयनी, गढ़कुंडार, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, टूटे कांटे, अमरबेल, भुवन विक्रम आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने शरणागत कलाकार का दंड आदि 7 कहानियों का संग्रह प्रकाशित करवाया। वर्मा जी की अधिकांश रचनाएं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित हैं, पर लगन, संगम, प्रत्यागत, प्रेम की भेंट, सोना, अमरबेल इनके सामाजिक उपन्यास हैं। इनका निधन 23 फरवरी 1869 को हुआ था। आइए चलिए जानते हैं अब पाठ के बारे में, कहानी क्या कहती है। तो ये आपकी पाठ 3 शरणागत, जिसके लेखक हैं श्री वृंदावन लाल वर्मा। मुख्य जो पात्र है कहानी का वो है रज्जब। रज्जब एक कसाई है। ये क्या करता है कि अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम। उस समय 200-300 रुपये की बहुत बड़ी बात होती होगी, तभी लेखक ने कहा है कि 200-300 की बड़ी रकम। मार्ग बीहड़ था और सुनसान। ललितपुर काफ़ी दूर था, बसेरा कहीं न कहीं लेना ही था। इसीलिए उसने मणपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था, रकम पास में थी ही और बैलगाड़ी किराए पर करने का खर्च ज़्यादा पड़ता था। इसलिए रज्जब ने उस रात को आराम कर लेना ही ठीक समझा। अब प्रश्न ये था कि ठहरता कहाँ। जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाली थी और पजामा पहने थी। इसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव में बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर खरीद कर ले जा चुका था। ये ढोर कहते हैं जो पशु जो मृत पशु होते हैं उनको कहा जाता है। अब लेखक आगे कहते हैं कि अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की, किंतु किसी ने मंजूर न किया। मतलब कहने का कि कई जगह उसने अपने हाथ पैर मारे कि उसे रात बिताने का स्थान मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छुपे बेचे थे। ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, इसलिए सभी ने इनकार कर दिया। अब हुआ क्या कि गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी ज़मीन थी जिसको किसान जोतते थे। निज का हल बैल कुछ भी ना था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल की पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी से विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था, परंतु उसको गांव वाले गढ़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारते थे और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। कहने का मतलब उस समय उन ठाकुरों का ही गांव में शासन था। अब शामत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। ठाकुर पौर में बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊ जी एक विनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, क्या? अब रज्जब बोला, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से ना जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ की जगह दे दी जाए। कौन लोग हो? ठाकुर ने प्रश्न किया। हूँ तो कसाई, रज्जब ने सीधा साधा उत्तर दे दिया। चेहरे पर उसके बहुत से गिड़गिड़ाहट थी। अब
ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है यह किसका घर है? यहाँ तक आने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? कैसे तू आया? रज्जब ने आशा भरे स्वर से कहा, यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूँ। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला कि किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ और दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपट कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लिए हो? हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तो भीतर आ जाओ, तमाकू अपनी चिलम से पी लो, अपनी औरत को भी भीतर कर लो, हमारी पौर के एक कोने में पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आ गए तो ठाकुर ने पूछा, तुम यहाँ से कब उठकर जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज, खाने के लिए रोटियां बांधे हूँ, इसलिए पकाने की ज़रूरत न पड़ेगी। अब देखिए, जब कोई आगंतुक किसी के घर में आता है और वो भी अपरिचित हो, तो कोई भी हो, आमतौर पर प्रश्न पूछता ही है, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या पेशा है तुम्हारा, क्या करते हो। ऐसे ही ठाकुर ने भी उससे कुछ जान पहचान बढ़ाने के लिए कुछ प्रश्न किए। तो सबसे पहले क्या पूछता है, तुम्हारा नाम? तो उसने उत्तर दिया, रज्जब। थोड़ी देर के बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने स्थान का नाम बताया। तो वहाँ गए किस लिए थे? अपने रोजगार के लिए। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है, क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है। मुकर्रर माने निश्चित। क्या नफ़ा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा भी संकोच नहीं हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे बढ़कर। रज्जब ने जवाब दिया, महाराज, पेट के लायक कुछ मिल गया, यूँ ही। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। जिद नहीं की मतलब आगे वो जानना नहीं चाहता था। रज्जब एक क्षण के बाद बोला कि बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा, तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर में थके हुए पति पत्नी सो गए। काफ़ी देर गए, कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर साहब बाहर निकल गया। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊ जी, आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का शगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज ज़रूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी ओर आया है, परंतु हम लोग जरा देर में पहुँचे, वह खिसक गया, कल देखेंगे जरा जल्दी। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा नहीं छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई। अब उसके रुपयों पर कसाई थोड़े ही लिखा है, रुपया तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई का नहीं हुआ। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है, हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। ज़्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर ही बाहर टाल दिया। भीतर देखा, कसाई सो रहा था, उसकी पत्नी भी, ठाकुर भी सो गया। सवेरा हुआ, परंतु रज्जब न जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा, तुम बाहर जाओ और इसी समय। रज्जब ने बहुत विनती की, किंतु ठाकुर न माना। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके मन पर भी था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्नीक एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंसा भाव को मन ही मन कोसने लगा। उसे आशा थी कि पहर आध पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा न हुआ। तभी उसने एक गाड़ी किराए पर कर लेने का निर्णय किया। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफ़ी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया, वह जाड़े के मारे थर थर काँप रही थी, इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की न पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया। अब क्या आगे हुआ, जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कपकपी न बंद हो जाए। लगभग घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, बहुत ज्वर तेज हो गया। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल लिया और गाड़ी वाहन से जल्दी चलने को कहा।
गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी चलने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ। रज्जब ने दांत पीसे कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा, भाई, आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य मनुष्य का सहारा देता है, जान कर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। अब आगे क्या हुआ कि कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। उसको टस से मस ना होता देख रज्जब ने और पैसे दिए। तब उसने गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो आई। गांव कोई पास में न था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी, परंतु उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, एकदम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। क्या चीज़? रकम। जो उसके पास धन लेकर के आया था, वो उसके पास सब सुरक्षित था। अब आगे क्या हुआ कि रज्जब को स्मरण हो आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है। कहने का मतलब, अब उसने गाड़ी वाले को पैसे दिए, थोड़ा बहुत और रास्ते में कुछ खर्च किया होगा, और स्मरण होया कि गाड़ीवान का वह एक हठ जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही और देने पड़े थे, उसे गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। अब आगे क्या हुआ? किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल का फिर पैसा मांग उठना। कल का फिर पैसा मांग उठना। कैसे मांग उठूँगा? किराया ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूँगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा, ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सेतमेत गाड़ी में बैठना चाहते थे? क्यों बे? रुपया देकर भी सेतमेत का बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है, और बीच में ही गड़बड़ करेगा तो साले को यहीं छुरी से काट कर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। अब रज्जब अपने क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया। अब आगे क्या हुआ? यहाँ पर दूसरा दृश्य आरंभ होता है कि गाड़ीवान ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कि कहीं से कोई अब निकला और अब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी काँप गई। ऐसा जान पड़ा जैसे पसलियों को उसकी ठंडी छुरी कहीं छू रही हो। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा, गांव के आते आते ही गाड़ी से छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़वाऊंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे न जाऊंगा। कहीं सचमुच मार्ग में मार न डाले। गाड़ी थोड़ी दूर अभी चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने न देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई टुकड़ी में से किसी एक कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। देखिए, आपको एक बात बताएं, अध्यापक होता है ना, कक्षा में आपको पढ़ाते हैं और सभी विद्यार्थी, उसमें से कुछ विद्यार्थी बहुत मन से पढ़ते हैं, इतने मन से पढ़ते हैं कि शिक्षक भी उनमें बिल्कुल पूरी लगन से बेसुध सा हो जाता है। और कुछ विद्यार्थी होते हैं कि मन इधर उधर भी उनका भटकता है, और कुछ अध्यापक में भी लगाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि पीरियड ख़त्म कब होगा। ऐसे छात्रों से अध्यापक जो होते हैं वो भी विचार कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा छात्र हमारा है जो श्रेष्ठ है और कौन सा कमज़ोर छात्र है। ऐसे ही यहाँ पर जो कथा है, आपकी तुलना मैंने उन लोगों से कर दी कि पहचानते कैसे लोगों को। तो यहाँ पर ये तुलना जो डकैत बदमाश होते हैं उनसे की गई है। तो रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ लेकर बांधकर न जाने कहाँ से आ गए। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरों पर एक लठ पटका और 2 दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ, बोला, मालिक, मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं। वो उसने किनारा कर लिया। यहाँ कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान की घिघी बंध गई, कोई उत्तर न दे सका।
रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरों ने उसको भी पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला। बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ। गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही बचे हैं। चलिए अब इसके आगे आपको हम दूसरी वीडियो में बताते हैं, क्योंकि एक साथ बताने में आप भी बहुत बोर हो रहे होंगे ना। नहीं, बोर नहीं होना है, कहानी बहुत अच्छी है। इसको आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। दूसरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।